हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर की तैयारी कर रहे हैं और यह पेपर आपका 4 अप्रैल 2022 को होने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे अंक ला पाएँ। और आज हम इसमें भूगोल विषय की तैयारी करेंगे। भूगोल का पार्ट 1 इसके पहले बन चुका है, यदि आपने वह नहीं देखा तो पहले आप वह देख लो। भूगोल का पार्ट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके साथ में आंसर भी है। बहुत ही सरल भाषा में आंसर है जिससे कि आप आसानी से याद कर लोगे। 2-3 दिन में ही आप सामाजिक विज्ञान की आसानी से तैयारी कर लोगे। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें कि आगे के प्रश्न कर रहे हैं और इसके साथ ही भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के प्रश्नों का वीडियो पहले ही बन चुका है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उससे आप देख सकते हो आसानी से और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला जो है यहाँ पर, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है? देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वह वनस्पति जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उन पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी वनस्पति है? वह वनस्पति जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उन पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद है देशज वनस्पति और विदेशज वनस्पति। तो देशज वनस्पति में हम लिखेंगे वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, देशज वनस्पति कहलाती है। देशज वनस्पति वह वनस्पति है जो मूल रूप से भारतीय है। इसके बाद है विदेशज वनस्पति। तो जो वनस्पति भारत के बाहर से आई वे विदेशज वनस्पति कहलाती है। तो बहुत आसान है। प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हमें देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखना। तो देशज वनस्पति वह वनस्पति है जो मूल रूप से भारतीय है, देशज वनस्पति कहलाती है। और विदेशज वनस्पति वह है जो वनस्पति भारत के बाहर से आई, वे विदेशज वनस्पति कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वनों का महत्व लिखिए। वनों का महत्व, तो आपके जो पेपर सेट में आ रहे हैं इसके कारण से आपको प्रश्न अधिक याद करने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि अलग अलग सेट में अलग प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, वनों का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है वनों से इमारती एवं जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, कई गौण पदार्थ बांस, बेंत, लाख, शहद, गोंद व जड़ी बूटियां प्राप्त होती है और प्राणियों की शरण स्थली है। तो वनों के महत्व में हम लिख सकते हैं कि वनों से इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, कई गौण पदार्थ जैसे बांस, लाख, शहद, गोंद और जड़ी बूटियां हमें वनों से प्राप्त होती है और इससे प्राणियों को शरण स्थली मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी से क्या आशय है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। लाल सुंदर कलगी वाले फ्लेमिंगो प्रमुख प्रवासी पक्षी है। ठीक है, प्रवासी पक्षी से क्या आशय है? उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं और भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में प्रमुख है लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगो प्रमुख प्रवासी पक्षी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के, तो यहाँ पे प्रश्न बैंक के अनुसार प्रश्न बनेगा भारत के 2 औषधीय पौधे। ठीक है, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण। भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण। 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, नाम में हम लिख देंगे तुलसी और दूसरा हम लिख देंगे नीम। 2 औषधि पूछेंगे तो हम 2 ही नाम लिखेंगे, यदि ज़्यादा आते तो आप बाकी के जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन ये भी लिख सकते हो। तो तुलसी का आप लिख सकते हो, तुलसी में हम लिख सकते हैं कई प्रकार की बीमारियों में, कई प्रकार की बीमारी में औषधि का काम करती है। ठीक है, कई प्रकार की बीमारी में
औषधि का काम करती है। और इसके बाद नीम, नीम जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। नीम से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बहुत आसान है इसका उत्तर। 2 औषधि पौधों के नाम पूछिए आपसे, प्रश्न बैंक के अनुसार प्रश्न बनेगा यहाँ। 2 औषधि पौधों के नाम व गुण लिखिए। तो हम 2 औषधि पौधे में लिख देंगे नीम और तुलसी, ठीक है, नीम और तुलसी ही लिख देंगे, बहुत आसान होंगे। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, इससे बहुत सी औषधियाँ बनती है, बहुत सी औषधि मतलब दवाइयाँ बनती है। और तुलसी में एंटीवायरल गुण पाया जाता है, ठीक है, एंटीवायरल गुण पाया जाता है और कई प्रकार के औषधियों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम अगला जो प्रश्न है वह है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो इसका उत्तर है, सरकार ने वन और वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। इसमें पहला आएगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना, ठीक है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करी है सरकार ने। दूसरा है पादप उद्यानों की स्थापना है, पादप उद्यानों की स्थापना। और तीसरा शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, और तीसरा है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन अपनाएं, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन अपनाएं। तो इस प्रकार से सरकार ने अपनी तरफ से करा है। सरकार ने वन और वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करी है, पादप उद्यानों की स्थापना करी है और विभिन्न प्रकार के जो है जीव है उनकी सुरक्षा के लिए शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण आदि की स्थापना करी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, मैंग्रोव वन तटवर्ती भागों में ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। इनका मुख्य वृक्ष सुंदरी है और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। मैंग्रोव वन पर टिप्पणी में हम लिखेंगे, मैंग्रोव वन तटवर्ती भागों में ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती है। इनका मुख्य वृक्ष सुंदरी है और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर। तो सदाबहार वन और पतझड़ वन में हम अंतर लिख देंगे। सदाबहार में आएगा, वन सदा हरे भरे अत्यंत सघन और लंबे होते हैं। और पतझड़ में हम लिखेंगे, अपेक्षाकृत कम घने, छोटे एवं ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, सदाबहार में इन वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। और पतझड़ में आ जाएगा, साल एवं सागवान जैसे उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद सदाबहार में हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मानसून, महोगनी तथा रोजवुड व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। और पतझड़ में ये विरल वन है, एक जाति के वृक्ष समूह के साथ मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारा देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व का 13% है। भारत में मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं, जो विश्व का लगभग 12% है। यहाँ हाथी, एक सींग वाले गेंडे, जंगली गधे तथा ऊंट, भारतीय भैंसा, नीलगाय एवं बंदरों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी हम स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा देश विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व का 13% है। पक्षियों की प्रजातियां विश्व की 13% भारत में पाई जाती है। इसके बाद भारत में मछलियों की 2546 प्रजातियां है, जो विश्व का 12% है। और यहाँ हाथी, एक सींग वाले गेंडे, जंगली गधे, ऊंट, भारतीय भैंसा, नीलगाय तथा बंदरों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी
बैसाखी से क्या तात्पर्य है? काल बैसाखी से क्या तात्पर्य है? काल बैसाखी से क्या तात्पर्य है और यह स्थिति क्यों निर्मित होती है? ठीक है, और यह स्थिति क्यों निर्मित होती है? तो काल बैसाखी वाला यदि प्रश्न आता है तो आपको ये उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। उत्तरी भारत में, यहाँ से उत्तर लिखना है आपको। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काल बैसाखी वाला। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, काल बैसाखी का उत्तर यहाँ से लिखेंगे हम। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती क्योंकि तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है आम्र वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो आम्र वर्षा यदि प्रश्न आता तो आप लिखोगे ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं और किन राज्यों में होती है? प्रश्न है प्रश्न बैंक में। ठीक है, आम्र वर्षा किसे कहते हैं और किन राज्यों में होती है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। और ये किन राज्यों में होती है? तो स्पष्ट हो ही गया है, यह कर्नाटक और केरल राज्यों में होती है। बाद अगला प्रश्न है भारत की या तो यहाँ आएगा भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो इसका उत्तर होगा भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण जो है भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है वर्षा में विराम। आपके प्रश्न बैंक के अनुसार वर्षा में विराम वाला जो प्रश्न है यह अध्याय 4 का है। वर्षा में विराम से आप क्या समझते हैं? वर्षा में विराम से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर है मानसूनी वर्षा। वर्षा में विराम से क्या आशय है? मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। इस वर्षा रहित अंतरालों को मानसून में विराम कहा जाता है। ठीक है, मानसून या वर्षा में विराम भी लिख सकते हैं हम। वर्षा में विराम कहा जाता है। तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिन तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। वर्षा रहित अंतराल मतलब कुछ समय वर्षा हुई, फिर बहुत समय ऐसा निकल गया कि वर्षा नहीं हुई। ठीक है, वर्षा नहीं हुई, फिर वापस से वर्षा हुई। तो इन वर्षा रहित अंतराल, वो समय जब वर्षा नहीं हुई उसे वर्षा में विराम कहा जाता है। तो बहुत आसान है, वर्षा में विराम मतलब वर्षा के समय में या बारिश के समय में, मानसून के दिनों में कुछ दिनों वर्षा हो गई, उसके बाद कुछ समय ऐसा रहा कि जब वर्षा नहीं हुई, तो उस समय को वर्षा रहित अंतराल या वर्षा में विराम कहा जाता है। आज जो अगला प्रश्न आपके प्रश्न बैंक के अनुसार प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में अंतर। एवं शीत ऋतु में अंतर, ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में हम लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। हिंद महासागर में उच्च वायुदाब रहता है।
ग्रीष्मकाल में स्थानीय पवनें लू वैशाली में सक्रिय हो जाती है। देश के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में बंगाल और असम उत्तर पश्चिमी पवनों द्वारा तेज बौछारें पड़ती है। इसी प्रकार भारतीय शीत ऋतु में लिखेंगे तो यहाँ पे हम शीत ऋतु में लिखेंगे उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकाल में वर्षा केवल तमिलनाडु के तट पर होती है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। इस प्रकार हमने भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही से। या पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले बना चुके हैं, आप वह भी देख लो जिससे कि आपकी भूगोल की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके साथ ही बाकी विषयों की तैयारी जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके बाद अगला पार्ट अर्थशास्त्र का बनाएंगे। अर्थशास्त्र का एक ही पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके साथ ही आप एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे आप उनकी तैयारी कर लो। आप उन वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे तो ही आपको बहुत से प्रश्न याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।